Just respond. 202. Everything perfect? Now, let me continue my lecture. मैं जो करा रहा था रियल गैस इक्वेशन, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन, वंडरवॉल गैस इक्वेशन, मैं वहां समझा रहा था. एग्जैक्टली मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं. मैंने यह इक्वेशन लिखी थी P प्लस n स्क्वायर A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT. यह इक्वेशन मैंने लिखी थी. इस इक्वेशन को मैंने कहा था रियल गैस इक्वेशन या फिर नॉन आइडियल गैस इक्वेशन या फिर वंडरवॉल गैस इक्वेशन. We call it real gas equation because the equation hold for all the real gases. Now what do you mean by real gases? The gas which really exist all around us. Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen, helium, methane, ethane, acetylene, ethylene, propane, butane, HCl, Cl2, SO2, NO2, SO3, NO, N2F, O5, जितनी भी गैसेस हम जानते हैं जो हमारे चारों तरफ मिलती है, PCl3, PCl5, I can list nearly 40 or 50 गैसेस. लगभग. हाँ बोलो. मेरी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है? देखो आपके पास में जो माइक है उस माइक को इसी समय बीच में स्टैंड बाय मोड में डाल दो. उसको ऑन करके भी मत रखो, उसको ऑफ करके ही मत रखो. बीच में स्टैंड बाय मोड होता है, उसमें करके रखो. यदि वो स्टैंड बाय मोड में नहीं होएगा तो आपको डिस्टर्बेंस आएगा. नाउ आई कैन लिस्ट नियरली 40 और 50 गैसेस. उन सभी गैसेस के लिए यह इक्वेशन होल्ड करती है. इस इक्वेशन में व्हाट इज P? P is measured pressure. Now, what do you mean by this measured pressure? The pressure that we measure, मतलब जैसे आप टायर में हवा भराने जाते हो, आपके स्कूटी, एक्टिवा, बाइक, होंडा जो भी है आपके पास में या कार है, उसमें जो आप टायर में हवा भरवाने जाते हो, आप उसको क्या कहते हो? भाई हवा भरते समय यू से आइदर 24 और 28 या 30. आप इस तरह की बात बोल देते हो. व्हाट एक्चुअली आप बोल क्या रहे हो? आप वहां पर जब 28 बोल रहे हो तो 28 मीन्स 20 psi. 20 psi मीन्स 20 पाउंड पर स्क्वायर इंच. दैट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर. वो हवा भरने वाला हवा भरता है और उसके हाथ में एक डिवाइस होता है या दीवार पे एक डिवाइस लगा हुआ होता है. वो उससे प्रेशर मेजर करता है और आप स्वयं देखते हो कि यदि 28 तक आ गया मतलब 28 psi हो गया. तो वो जो इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर मेजर कर रहा है, दैट प्रेशर वी कॉल इट मेजर्ड प्रेशर. मेजर्ड प्रेशर, जो प्रेशर मेजर करा जा रहा है. और हमने कहा कि जो गैस का प्रेशर मेजर होता है, जो आप मेजर कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट आपको रीडिंग बता रहा है,
वो गैस का एक्चुअल प्रेशर नहीं होता है, वो गैस का एक्चुअल प्रेशर नहीं होता। गैस का एक्चुअल प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए इस मेजर्ड प्रेशर में हमने एक प्रेशर करेक्शन ऐड करा। हमने इस टर्म को प्रेशर करेक्शन कहा, m स्क्वायर a बाय v स्क्वायर, इसको हमने प्रेशर करेक्शन कहा। इसमें n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, v इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड a इज वंडरवॉल कांस्टेंट। इस वंडरवॉल कांस्टेंट के लिए हमने यह बात कही, इट्स फिक्स एंड अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गैस एंड इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। किसी भी एक गैस के लिए इसकी फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, मगर अलग अलग गैसेस के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। वंडरवॉल कांस्टेंट ए, हमने यह बात बता दी थी। दिस ए इज गिवन इन एटमॉस्फियर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। यह बात हम बता चुके थे कि इस ए की इतनी यूनिट होती है और अलग अलग गैस। प्रॉब्लम में आप देखेंगे, थर्ड शीट आप इसी समय देख लीजिए जरा, पेजेस टर्न करके, वहां पर किसी भी प्रॉब्लम में आप देखेंगे जो वंडरवॉल कांस्टेंट पर रियल गैसेस पर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, गैसेस के लिए ए और बी की वैल्यू दी हुई है, अलग अलग गैसेस के लिए ए और बी की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। अब n इज नंबर ऑफ मोल्स, v इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब इसके बाद दूसरा काम v माइनस एन बी। इधर हमने क्या कहा, P प्लस n स्क्वायर a बाय v स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस। यह प्रेशर ऑफ गैस होता है। P मेजर्ड प्रेशर है, इसमें प्रेशर करेक्शन ऐड करा, ए वंडरवॉल कांस्टेंट और यह प्रेशर ऑफ गैस। इसके बाद अनदर टर्म दिस V माइनस एन बी। इधर हमने वॉल्यूम करेक्शन अकाउंट करा था। इधर व्हाट इज दिस V? V is the volume of vessel or the volume of container. V is volume of vessel or कंटेनर। क्योंकि हम जो वॉल्यूम मेजर करते हैं, हम कभी वॉइड का वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। हम जो मेजर करते हैं भाई, यदि हमने सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया तो सिलिंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम हम कह देते हैं पाई आर स्क्वायर एल। यदि हमने स्फेरिकल कंटेनर लिया तो उसका वॉल्यूम हम कह देते हैं 4/3 पाई आर स्क्वायर। यदि हमने कोई क्यूबिकल कंटेनर लिया तो उसका वॉल्यूम हम कह देते हैं ए क्यूब। यदि हमने कोई रेक्टेंगुलर शेप का कोई कंटेनर लिया, जैसे हमारा हॉल जो कमरा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज द वॉल्यूम। इस तरह से हम कंटेनर को देखते हैं, कंटेनर का शेप देखते हैं और कंटेनर का वॉल्यूम मेजर करते हैं। और यदि आइडियल गैस है तो कंटेनर के ही वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कह देते हैं। मगर रियल गैस में हमने कहा कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं होता है। इसमें हमें यह एनबी, यह वॉल्यूम करेक्शन है, और हमें इस कंटेनर के वॉल्यूम से इस एनबी को सब्सट्रैक्ट करना होगा। इसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। फिर हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, जिसमें पी प्रेशर ऑफ गैस है, उस प्रेशर ऑफ गैस की जगह लिखा P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। V जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमने लिखा V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। हमने कहा दिस इज द इक्वेशन विच वुड होल्ड फॉर एनी रियल गैस।
एंड दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स अस द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस, इसीलिए हम इसको नॉन आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और यह इक्वेशन वंडर वॉल ने लिखी थी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वंडर वॉल गैस इक्वेशन। अब मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा और समझाना चाहूंगा। इसमें जरा सोचिए, यदि गैसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, यदि गैसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है लार्ज डिस्टेंस पर, तो ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यदि अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो यह ए की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये ए आ क्यों रहा था। फिर एक और बार रिकॉल करो ए का ओरिजिन। यह गैस मॉलिक्यूल वेसल की वॉल से टकरा रहा था और इसके पीछे दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स थे और यह दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स इसे खींच रहे थे। यदि यह मॉलिक्यूल्स ज्यादा खींचेंगे, इनके द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, तो इस मॉलिक्यूल के द्वारा वॉल पर लगने वाला प्रेशर कम होता जाएगा, फोर्स कम होती जाएगी और प्रेशर करेक्शन बढ़ता जाएगा। तो जिन गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करता है, उन गैसेस में ए की वैल्यू ज्यादा होती है, और जिन गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करता है, वहां ए की वैल्यू कम होती है। अब ऐसी कौन सी गैसेस होती है, हम फर्दर लेक्चर में इसी बात को डिस्कस करने जाएंगे। मैं बी के बारे में बताता हूं। बी इज ऑल्सो वंडर वॉल कांस्टेंट। बी इज ऑल्सो वंडर वॉल कांस्टेंट एंड दिस बी इज गिवन इन मोल्स पर लीटर, सॉरी लीटर पर मोल। यह मैं लिख चुका हूं। अब इस बी की वैल्यू के लिए मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं। बी आया कहां से था, मैंने जैसे बताया कि यह एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का कुछ रेडियस है और कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर रीजन में आ नहीं सकता। कोई सा भी दूसरा मॉलिक्यूल जब टकराने आएगा तो मैक्सिमम यहां तक आएगा और यहां तक आकर वहां लौट जाएगा। इसका रेडियस आर है। और मैंने बताया था कि यह एक अबंडेंट, एक प्रोहिबिटेड स्पेस बन जाता है। और if V is the volume of vessel, एक मॉलिक्यूल की वजह से इतना अबंडेंट स्पेस बनेगा। इफ वी टेक 1 मोल ऑफ गैस, यदि n की वैल्यू 1 ले ली जाए, 1 मोल गैस का ले लिया जाए, तो इधर भी 1 हम लिख देंगे, इधर भी 1 हम लिख देंगे, इधर भी 1 लिख देंगे, तो वो वॉल्यूम हो जाएगा V माइनस बी। V माइनस बी। V is the volume of vessel occupied by 1 mole of gas. B is the abundant or the prohibited volume. हाँ, अच्छा, मैं इसी समय चेक करवाता हूं इसको, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है ना। B is the abundant volume for 1 mole of gas, 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल्स, if
N is 1 mole, then number of molecules, वहां पर एवोगैड्रोस नंबर होंगे, और हम लिखेंगे Vm मीन्स मोलर वॉल्यूम, इसको हम कह देंगे मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम मीन्स द वॉल्यूम ऑफ वेसल when 1 mole of gas we are taken. Molar volume means volume of 1 mole of gas. Volume of 1 mole of gas. एक मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी या जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, दैट इज मोलर वॉल्यूम. अब हम इस कंडीशन में इधर लिख देंगे Vm माइनस B. Vm minus B. This would be the volume of void in 1 mole of gas. और V को हम कहेंगे, this is abundant volume for 1 mole of gas. एक मोल गैस की वजह से जो अबंडेंट वॉल्यूम होता है, दैट इज बी. अब इस अबंडेंट वॉल्यूम के कुछ स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस लिखवा देता हूं, जिन्हें आपको मेमोराइज करना होगा और प्रॉब्लम आने पर उन्हें अप्लाई करना होगा. जैसे मैं सबसे पहला एक स्पेशल केस बताता हूं, स्पेशल केस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर कार्बन डाइऑक्साइड CO2. बड़े ध्यान से समझ जाए इस बात को. डू यू नो व्हाट इज ड्राई आइस? भाई माइक किसके पास है? व्हाट इज ड्राई आइस? इट्स CO2. बिल्कुल सही, इट्स सॉलिडिफाइड CO2. Do you know when do we have dry ice? Dry ice कहां मिलता है, कहां होता है? बिल्कुल सही, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर हो तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वह गैस सॉलिडिफाई हो जाती है और बिल्कुल आइस के माफिक देखने लगती है और उसको हम ड्राई आइस कहते हैं. अब आप जरा सोचिए, यदि आप हाई माउंटेन्स पर चले जाएं, यदि आप एवरेस्ट पर चले जाएं, तो एवरेस्ट पर जो आपको भुरभुरी बर्फ दिख रही है, क्या वह बर्फ पूरी तरह से H2O है? जो आपको हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, जैसे हम एवरेस्ट पर यदि चले जाएं, जहां टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम है, वहां पर आपको जो भुरभुरी बर्फ दिख रही है, क्या वो पूरी तरह से वाटर है, H2O है? नहीं, वो वाटर H2O तो है ही,
उसके साथ में वह CO2 भी है। ध्यान रहे, वहां उस बर्फ को जैसे आप हाथ पर ऐसे घिसोगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपका हाथ गीला नहीं होता, क्योंकि या उतना अधिक गीला नहीं होता जितना आपने बर्फ घिस दिए, क्योंकि वहां पर जो आप घिस रहे हो वो सिर्फ H2O नहीं है, वो CO2 भी है। और CO2 को जो आप घिस रहे हो तो वो सीधा सब्लिमेट हो जाएगी, वो जो ड्राई आइस है वो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप जरा सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह सॉलिडिफाई होती है, वो ड्राई आइस बनाती है। इसका मतलब अब जरा सोचिए, कोई सी भी चीज सॉलिडिफाई कब होती है? What is necessary condition of solid state? The necessary condition of solid state is that the particles should touch each other. Molecules should touch each other. Attractive forces must be there. Attractive force must dominate. मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड में जनरली रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट नहीं कर पाता है, जनरली अट्रैक्टिव फोर्सेस ही हमेशा डोमिनेट करता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए ड्राई आइस बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जब करीब आते हैं, हाँ जी जी नहीं, CO2 कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं आती है। CO2 सब्लिमेट होती है सीधा। CO2 गैस एक ऐसी गैस है जो या तो गैसियस स्टेट में रहेगी या सॉलिड स्टेट में रहेगी, ये कभी भी लिक्विड स्टेट में आती ही नहीं है। देखो माइक स्टैंड बाय में डालो, महू में अभी ऑन है माइक आपका, देखो या ऑफ है? महू का माइक चेक करो भाई, मैंने बार बार समझा रहा हूं, महू में माइक स्टैंड बाय में है, एक बार चेक करो। अच्छा हाँ। और इंदौर का माइक देखिए चालू तो नहीं है कहीं? इंदौर में माइक किसके हाथ में है? जस्ट चेक इट। इंदौर में माइक ऑफ मोड में रहना चाहिए, स्टैंड बाय में नहीं, इंदौर में ऑफ रखना है। हाँ ना, ये बात आप अच्छी से समझ जाए। इंदौर में कभी भी किसी के हाथ में माइक है तो हमेशा ऑफ रखे उसको, स्टैंड बाय में नहीं रखे, ऑन भी नहीं रखे। जब बोलना है तब ऑन कर दो। और महू में हमेशा माइक को स्टैंड बाय मोड में रखो, ऑफ में मत रखो, ऑन में मत रखो। ऐसी समस्या इसलिए क्योंकि महू में वो जो मिलिट्री के सिग्नल्स है ना, ऑफ करने पर वो कैच होने लगते, इसलिए स्टैंड बाय में रखते। एनीवे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को टच करने लगते हैं। इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कोलिजन डायमीटर है यह हो जाता है 2R। Molecules physically touch each other during collision. Here, molecules physically touch during collision. CO2 के केस में कोलिजन के दौरान मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फिजिकली टच कर जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस गैस इज टर्म्ड एज अ
ग्रीन हाउस गैस। इसीलिए इस गैस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्योंकि यह गैस कोलिजन के दौरान एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसी वजह से यह गैस सन से आने वाली रेस को एब्जॉर्ब भी कर लेती है, और उसको एब्जॉर्ब करके कोलिजन करके उस एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। इस वजह से यह गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मत बढ़ने दीजिए। यदि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है कि भाई सन से आने वाली रेस, सन से आने वाली एनर्जी, भाई नियम तो यह है कि सन से जो रेस आ रही है, सन से जो एनर्जी आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। वो अर्थ पर आई और अर्थ पर आके उससे रिफ्लेक्ट हो गई। यदि वह रेस आकर रिफ्लेक्ट हो गई तो अर्थ गर्म नहीं होएगी, वार्मिंग इफेक्ट नहीं होएगा। मगर यदि सन से आने वाली रेस अर्थ में एब्जॉर्ब हो गई तो उस रेस के एब्जॉर्ब होने से अर्थ में एनर्जी बढ़ेगी, और अर्थ पर एनर्जी बढ़ने से अर्थ गर्म होएगी, ग्लोबल वार्मिंग होएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होएगा, और इससे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। और वह ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से समुद्रों का लेवल बढ़ेगा, समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा, और उनमें पानी का लेवल बढ़ने से जो समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं वो डूब जाएंगे। मुंबई, चेन्नई और कई सारे छोटे छोटे द्वीप जैसे तवालू और पैसिफिक ओशन में ढेर सारे आइलैंड्स हैं, वो सारे डूब जाएंगे। और द रेस्पॉन्सिबल इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम कहते हैं, हाँ बोलो, नहीं एक और बात, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन अभी और भी बताने जा रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ SO2 भी है, NO2 भी है। ये सारी गैस मैं एक एग्जांपल लेकर भी चर्चा कर रहा हूं, अभी और भी ढेर सारे एग्जांपल्स अपने आप इसमें आएंगे ना? तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो हम अबंडेंट वॉल्यूम कहेंगे, एक मॉलिक्यूल की वजह से अबंडेंट वॉल्यूम होगा 4/3 IR³। एक मॉलिक्यूल की वजह से अबंडेंट वॉल्यूम 4/3 IR³। और एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक मोल में टोटल अबंडेंट वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 IR³ इंटू N। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम B की वैल्यू यह लिखते हैं 4/3 IR³ इंटू N। R is the radius of carbon dioxide molecule and N is Avogadro's number। हमने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को परफेक्टली स्फेरिकल मान लिया। This would be the volume of this would be the value of van der Waal constant B for carbon dioxide। अब why another special case for nitrogen। फॉर नाइट्रोजन गैस हम आपको बताएं, नाइट्रोजन गैस में इट्स नियरली आइडियल। नियरली आइडियल मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस लगभग बराबर होते हैं, मगर जब नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स काफी करीब आते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगता है। अब नाइट्रोजन गैस में क्या होता है
कि यदि यह नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है और इसका रेडियस आर है, यह नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल और इसका रेडियस आर, इट्स ऑब्जर्व दैट कि नाइट्रोजन के केस में मॉलिक्यूल्स के करीब आने पर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है और जो अबांडेंट स्पेस बनता है वो स्फेरिकल स्पेस बनता है विद द रेडियस ऑफ 2r। 2r रेडियस का एक इमेजिनरी स्फीयर इमेजिन करें। इस जगह पर दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इतना करीब तक आएगा, इसके करीब नहीं आ पाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन के केस में यह जो कोलिजन डायमीटर है क्या आप मुझे इसी समय बताएंगे कोलिजन डायमीटर कितना हो गया नाइट्रोजन के केस में? 3r। इन केस ऑफ नाइट्रोजन कोलिजन डायमीटर बिकम्स 3r। और हम कहते हैं जो अबांडेंट वॉल्यूम बनेगा दैट वुड बी दिस B वुड बी इक्वल टू 4/3 पाई 2r क्यूब इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नाइट्रोजन के केस में इस B की वैल्यू यह ऑब्जर्व की जाती है, while for any another gas this B is taken as 4V into N, V नॉट लिख देता हूं, 4V नॉट into N। Here V नॉट is 4/3 by R cube। हाँ जी, N इज एवोगैड्रोस नंबर, N इज एवोगैड्रोस नंबर। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि B की वैल्यू लिखने के लिए हमें 1 मोल गैस लेना पड़ेगी और 1 मोल गैस में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। V इज वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, V इज वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। और कार्बन डाइऑक्साइड यदि गैस दे रखी है तो आप सीधा ये काम करोगे, नाइट्रोजन गैस दे रखी है तो सीधा यह काम करोगे। मगर यदि उनने गैस स्पेसिफाई नहीं करी, ना कार्बन डाइऑक्साइड लिखा ना नाइट्रोजन लिखा, तो किसी भी गैस के लिए फिर B की वैल्यू हम यह लिखते हैं फॉर एनी गैस, फॉर एनी अदर गैस 4V नॉट इंटू N। 4 कांस्टेंट है, N एवोगैड्रोस नंबर है, V नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। यह एक्सप्रेशन लिखा जाएगा फॉर गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह की गैसेस के लिए हम यह एक्सप्रेशन लिखेंगे।
मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने जो शीट दी है उस शीट में जब आप प्रॉब्लम्स करोगे तो इन कंसेप्ट को रिकॉल करना होगा और इन्हें अप्लाई करना होगा। ध्यान रहे, प्रॉब्लम्स करते समय आप यदि पढ़ाई गई थ्योरी को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे। और इसको बड़े ध्यान से सुन लिया, प्रॉब्लम करते समय इसको देखा तो आप प्रॉब्लम्स को कंफर्टेबली कर पाओगे।